हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुमन यादव। एंड जैसे कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये फ्री चैनल है। यहाँ पर मैं होल 11th एंड 12th का फुल सिलेबस कराऊंगी बायोलॉजी का। ओके, सो ऑलरेडी हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये मेरा थर्ड वीडियो है। तो हमने इनिशियली सेल थ्योरी फिनिश की थी। आफ्टर दैट हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया था। आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। वो क्या होता है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। यस, सारा डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट नहीं होते। यस, और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से टाइप ऑफ सेल्स, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हमने देखा था कि सारे जो मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गे, वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ यूकैरियोटिक सेल में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जो मोनेरा को छोड़कर बाकी सारा किंगडम क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा। तो बाकी सारे किंगडम यूकैरियोट्स में आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये सारे किंगडम के जितने ऑर्गेनिज्म है, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल? अ सेल विच हैज़ अ ट्रू न्यूक्लियस, जिसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट नहीं हो रहा, अलग से एक कंपार्टमेंट है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है अलग से, दैट इज योर न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? मतलब ये यूकैरियोटिक सेल है, उसका जेनेटिक फाइबर जो है, जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन के फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। Also along with this nucleus there are different organelles, membrane bound organelles है। yes, मतलब मान लो कोई कमरा है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही कमरे में सब कुछ हो रहा है। yes, खाना भी वहीं बन रहा है, वहीं वॉशरूम है, वहीं बेडरूम है, एवरीथिंग। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, उसमें हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने, अलग अलग कमरे बने हुए हैं। उसी तरीके से हमारा यूकैरियोटिक सेल है। हमारे यूकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस होगा वो अलग से प्लास्टिड करके ऑर्गेनल है वहाँ होगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अलग अलग कंपार्टमेंट में होंगे, तो उसको हम बोलते हैं इट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो इसमें सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे एक्सेप्ट द मोनेरा। मोनेरा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उनको छोड़कर बाकी सारे कैसे हैं, तो यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, अब हमें इसमें याद करने वाली बात कौन सी है, तो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस जानना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस जानना है। ठीक है, मीन्स कौन से ऐसे ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है, और कौन से ऐसे ऑर्गेनल है जो एनिमल में प्रेजेंट है, प्लांट्स में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल। यस, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में नहीं प्रेजेंट है। इसके अलावा आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? ऑर्गेनल जो कलर पिगमेंट रखता है, जैसे कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड ही है। फिर क्रोमेटोफोर, जैसे फ्लावर्स के कलर्स वगैरह होते हैं, पिंक कलर हो सकता है, येलो कलर या रेड कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इन कलर के पिगमेंट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के पास, तो वो पिगमेंट एक ऑर्गेनल में प्रेजेंट है, दैट इज योर प्लास्टिड। तो ये प्लास्टिड प्रेजेंट है प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? इसके अलावा वैक्यूल, आप अभी प्लांट सेल का डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें देखेंगे कि बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बट एनिमल में इट इज इनसिग्निफिकेंट। अगर प्रेजेंट भी होगा तो बहुत छोटा, अगर प्रेजेंट होगा तो वेरी स्मॉल। यस, it is not present, either it is not present or if it is present it is very small as compared to our plant cell। इसके अलावा अब ये हमने तीन मेजर देखा जो प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में नहीं प्रेजेंट है। अब एनिमल में ऐसा क्या प्रेजेंट है और प्लांट में नहीं प्रेजेंट है,
तो एनिमल सेल में हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट कंटेन सेंट्रियोल और वी कैन से सेंट्रोजोम्स. यस, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम्स. इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. ठीक है. सेंट्रियोल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस. यस, it is non-membrane bound. It is the only non-membrane bound organelle present in animal cell and not present in plant cell. Is it clear? तो ये कुछ important हमें याद रखना है. Now we will start with the topic that is our plasma membrane. अभी हमें यूकैरियोटिक सेल में क्या करना है कि हर एक जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल बड़ा है तो ऑफकोर्स उसके टॉपिक्स भी बड़े होंगे. यस, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है. ऑफ कोर्स बड़ा होगा क्योंकि उसमें हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है, अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, इसलिए यूकैरियोटिक टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है. यस, तो हम लोग सबसे पहले आज के दिन हम कंप्लीट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऐसे ही हम सारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स को लाइन बाय लाइन फिनिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का जो कवरिंग है, मतलब सेल जिससे बना है, आउटर कवर जो लिविंग पार्ट है उसका बाउंड्री जो है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस, अगर हम सेल की बात करें तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना बात करें तो दिस इज ओनली साइटोप्लाज्म. यस, बट जो लिविंग सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है. मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ essential part of every living cell. Yes, plasma membrane is what? Essential part of every living cell. It means it is present in all organism. सारे organism में, चाहे वो kingdom monera हो, protista हो, animalia हो, any organism, everywhere the cell has a plasma membrane or cell membrane. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म. इसके जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ये लिपिड का बना है, ये सब में ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, खाली जो उसके कंपोनेंट है उसका परसेंटेज वेरी करता है, बट इट हैज़ अ ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट. इज इट क्लियर? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ हम जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हो पाई थी. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कैसे देखा था सेल को? जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था. तो माइक्रोस्कोप इन्वेंट होने के बाद सेल देखा गया. इसी तरीके से सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स कैसे क्लियरली विजिबल हुए? जब और भी ज़्यादा मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप आया, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कवर हो पाया था. इज इट क्लियर? सो अब हमें जानना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. तो बेसिकली अगर हमें किसी चीज़ का स्ट्रक्चर जानना है कि ये किस चीज़ से बना है, तो उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री. यस, इसकी केमिस्ट्री कैसी है? मीन्स वो किस किस कंपोनेंट से बना हुआ है. यस, जैसे कि वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वी नो. यस, शुगर है, फूड मटेरियल, उसमें डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं. तो ये सारे क्या है? ये उसका केमिकल कंपोनेंट है, केमिस्ट्री है उसका. जो हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या होता है? NaCl होता है. तो हम उसको बोलते हैं ये उसकी केमिस्ट्री है, राइट? मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है. इसी तरीके से हमें सबसे पहले जानना होता है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है. जैसे कि अगर हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर, तो उसमें देखेंगे कि हम पहले सेल का केमिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब कि जो लिविंग सेल है वो किस किस कंपोनेंट से बना हुआ है, कौन से केमिकल्स हैं जो एक लिविंग सेल को कंस्टिट्यूट करते हैं. यस, तो ऐसे ही हमने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी केमिकल एनालिसिस की. तो क्या पता किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना है, इट इज़ नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? तो ये बना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो चाहे सेल मेम्ब्रेन कह लो, ये किससे बना है? प्रोटीन प्लस लिपिड से. ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड से. ये दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल एनालिसिस से क्या पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है लिपिड एंड प्रोटीन से. इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं. ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट हमें याद किसको रखना है, प्रोटीन एंड लिपिड्स का परसेंटेज, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द विच सेल इज देयर इज अ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना है, प्रोटीन लिपिड से, और कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लेकिन जो सेल है, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, तो हर एक टाइप के सेल में जो प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज होगा वो वेरी करेगा, ठीक है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सेल फंक्शन वो प्रोटीन और प्रोटीन एंड योर लिपिड का परसेंटेज वेरी करेगा। यस, जैसे कि हम आरबीसी का एग्जांपल लेते हैं। आरबीसी में आपकी एनसीईआरटी में ये परसेंटेज दिया है, इसलिए आपको याद रखना है कि लिपिड का परसेंटेज है 40% एंड प्रोटीन प्रेजेंट है 52%, ठीक है। मतलब लिपिड प्रोटीन लिपिड से ज़्यादा प्रेजेंट है किसमें, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में। तो इसी तरीके से अलग अलग सेल का अलग अलग परसेंटेज होगा प्रोटीन एंड लिपिड का, ठीक है। लेकिन ये फिगर आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये परसेंटेज दिया हो। यस, नाउ अगर हम देखें कि ये लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, इसी तरीके से प्रोटीन का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। कुछ कुछ प्रोटीन, मतलब अब हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि किस, मतलब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है। अब हमें ये जानना है कि प्रोटीन किस टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है। तो प्रोटीन के दो टाइप प्रेजेंट हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में। प्रोटीन के दो टाइप, हम उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी इंटीग्रल और इट कैन बी पेरिफेरल। Yes, it can be integral or peripheral. Integral protein means it is this division, ये division based on extraction है कि अगर हम किस चीज़ को easily extract कर सकते हैं या किसी को बहुत देर से extract, मतलब हमने पहले प्रोटीन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा तो कितना आसानी से हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस बेसिस पे हमने उसको दो भाग में डिवाइड किया है। एक लिखा है इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। मतलब जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के सिर्फ ऊपरी हिस्से में, सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होगा, वो प्रोटीन बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यस, और जो प्रोटीन सेल के अंदर एकदम एम्बेडेड होगा वो प्रोटीन इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने दो नाम दिया है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। सो इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इजीली। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बरीड है सेल मेम्ब्रेन में। आप इसको समझ सकते हैं एक प्लांट के एग्जाम्पल से। जो प्लांट सॉइल में बहुत ज़्यादा एम्बेडेड होगा, बहुत अंदर तक उसकी रूट गई होती है, उसको निकालने में, उसको उखाड़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो सरफेस से सिर्फ अटैच होता है उसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो इसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इजी टू एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब सेपरेट करना, मतलब उस प्रोटीन को आराम से निकाल पाना। एक्सट्रैक्ट करना मतलब सेपरेट करना, ठीक है। तो उसी तरह से के इंटीग्रल प्रोटीन विल बी हार्ड टू एक्सट्रैक्ट। तो इस बेसिस पे हमने प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। अब हम जान गए हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो बना है लिपिड से और प्रोटीन से। अब हमें जानना है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिपिड, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट है, राइट। ये स्ट्रक्चर पे हम आएंगे, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा प्रेजेंट है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, लिपिड से। स्पेसिफिकली कौन सा लिपिड प्रेजेंट है इसमें, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। अब लिपिड्स होता क्या है, आपने देखा है फैट और ऑयल, ये भी क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है लिपिड का। यस, अगर हम बायोमोलिक्यूल में डिटेल में लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, जैसे कि स्टीरॉइड हो गया, फैट हो गए, ऑयल हो गए, ग्लिसराइड्स हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज लिपिड, सो लिपिड इज बेसिकली नॉन पोलर वाटर इनसॉल्युबल। जैसे हमारा ऑयल है, ऑयल को अगर पानी में डालो तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा। उसी तरह लिपिड क्या है, घी
घी भी क्या है, घी भी क्या है, एक एग्जाम्पल है लिपिड का। यस, ये सारे क्या होते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन पोलर। यस, इसी तरीके से हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट है वो कौन सा टाइप का, आपको नाम याद रखना, इट इज फॉस्फोलिपिड्स, और वी कैन से फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं लेसिथिन। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस लिपिड से बना है, लेसिथिन या फिर फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड, तो तीनों आंसर राइट है। ठीक है, तो बस आपको डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं जाना, आपको बस जानना है कि वो किस चीज़ से बना हुआ। तो इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड, जिसका एक एग्जाम्पल है लेसिथिन। नाउ जो हमारा लिपिड है, जो फॉस्फोलिपिड है, हमने जाना कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। यस, अब स्ट्रक्चर देखने पे हमें पता चला कि लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इट इज बाइलेयर। मतलब लिपिड का जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन में, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। यस, सो ये जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का लेयर है, इट इज बाइलेयर, दो लेयर में प्रेजेंट है, एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका रीजन हमें जानना है, ऐसा क्यों हो रहा है। यस, तो ऐसा ये हमें इसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो अगर हम देखें फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड्स इट इज नथिंग बट अ एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, लिपिड किसका बना हुआ है, जो भी हमारे लिपिड्स हैं वो फैट्स एंड ऑयल भी क्या होते हैं, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल किससे बने होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इससे क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, सो दिस इज आवर फैट, ऑयल और लिपिड्स। यस, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, CH2OH, CHOH, CH2OH। अगर बच्चों स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन जानना है कि why आर लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेनियस लिपिड बाइलेयर, सिंगल लेयर क्यों नहीं बनाता, या 3-4 लेयर क्यों नहीं बनाता, 2 ही लेयर क्यों बनाता है, उसका आंसर हमें उसके स्ट्रक्चर से मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बस समझना है। अगर याद नहीं हो पा रहा है इसका स्ट्रक्चर तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बायोमॉलिक्यूल्स में इसको देख लेंगे। अभी हमें जानना है कि हमारा सेल मेम्ब्रेन का डबल लेयर क्यों है। इज इट क्लियर? तो देखेंगे कि जो भी आप बेसिक सा केमिस्ट्री आप ये जानते हो कि अल्कोहल और जब एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हम वो क्या होता है, एस्टर बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम अल्कोहल ले रहे हैं, कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं, ग्लिसरॉल ले रहे हैं, जिसका ये स्ट्रक्चर, दिस इज ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल का जब हम लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, मतलब लॉन्ग कार्बन चेन, 17, 18, 16 कार्बन है ना, ऐसे लॉन्ग चेन होते हैं फैटी एसिड के, इट इज नथिंग बट अ कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली, पर ये कार्बन है, दिस इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, जब इससे रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। इट मीन्स इसका एस्टरिफिकेशन हो रहा है। यस, तो 3 मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, हमारा फैट्स और ऑयल। यस, CH2OC लाइक दिस। यस, लास्ट वाला जो ये CH2OH है, ये किसी फैटी एसिड से रिएक्ट ना करके ये रिएक्ट करेगा फॉस्फेट ग्रुप से, फॉस्फेट ग्रुप से। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लिपिड, फॉस्फोलिपिड। क्या आपको समझ में आया? यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो लिपिड है, लिपिड का स्ट्रक्चर जान रहे तभी हमें पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन कैसा बना हुआ है। पहले हमें लिपिड को जानना है। तो लिपिड किससे बना हुआ है, तो बेसिकली लिपिड है, एक है एस्टर। किसका एस्टर है, एक अल्कोहल ले लो और एक एसिड ले लो। अल्कोहल और एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो एस्टर को हम CO ग्रुप से देखते हैं, राइट, दिस वन, दिस इज योर नथिंग बट एस्टर। तो हमने यहाँ पे कौन सा एसिड लिया है, तो हमने लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का फैटी एसिड लिया, जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं।
ठीक है, 16 कार्बन हो सकता है, 18 कार्बन हो सकता है, इस तरीके के लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन रहेंगे और COH होगा उसमें, तो दैट विल बी योर फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड का हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया, तो ये जो दो ग्लिसरॉल के कार्बन है उन्होंने दो फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बनाया। अगला जो हमारा थर्ड कार्बन है ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप से, तभी हमारा ये स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज योर फॉस्फोलिपिड, जिससे हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये जो इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली पोलर, मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो वाटर सॉल्युबल है, एंड इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक? वाटर लविंग, फिलिक मतलब लविंग, तो हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक। बाकी जो ये दो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, मतलब इसको पानी से डर लगता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, और वी कैन से नॉन पोलर। क्या ये बात समझ में आई? हमारे फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप है एक एंड पे, दो चेन ऑफ फैटी एसिड है, और एक एंड पे एक फॉस्फेट ग्रुप है। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो वाटर सॉल्युबल है, इसलिए हम उसको पोलर या हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। बाकी जो दो है वो दे आर नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगता है, इसलिए हम नॉन पोलर बोलते हैं। जैसे वाटर वगैरह ऑयल वगैरह क्या होता है, नॉन पोलर होता है, क्यों? क्योंकि पानी में नहीं डिसॉल्व होता है, वो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर लिपिड। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और ये हो गए हमारे दो टेल, एक ये फैटी एसिड, दिस वन एंड दिस वन, ये तीन स्ट्रक्चर है हमारे फॉस्फेट ग्रुप में, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। ये हमारा हो गया थर्ड वन, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। यस, दिस इज 1 and 2, सो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब हमारा लिपिड का स्ट्रक्चर क्या, एक सर है जो हाइड्रोफिलिक है और दो टेल है, दो उसके पैर हैं जो हाइड्रोफोबिक है, जिसको पानी से डर लगता है, वो पानी से छुपता रहता है। यस, तो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक, और पोलर मीन्स वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोफोबिक मीन्स नॉन पोलर, जो पानी में नहीं डिसॉल्व होगा। समझ में आया ये स्ट्रक्चर? तो हमारा लिपिड कैसा है, इस तरीके से, एक सर है उसका जिसपे जो पोलर है, पानी में डिसॉल्व हो सकता है, उसको पानी पसंद है, और दो पैर हैं उसके जो दोनों हाइड्रोफोबिक हैं, जिनको पानी से डर लगता है, पानी में नहीं तैर सकते, जहाँ पे उनको पानी दिखा वहाँ वो बच के रहते हैं, ये छुप के रहते हैं। इज इट क्लियर? अगर आपने, जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो अगर आपने ये फॉस्फोलिपिड को पानी में डिसॉल्व किया तो वो भी वैसा ही सेम स्ट्रक्चर बना देंगे, वो बाइलेयर बनाएंगे। इसका रीज़न मैं अभी बताती हूँ क्यों, ठीक है। अगर मैं आपको, चलो पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। सो सी, दिस इज योर सेल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, है ना, और ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। आप जानते हो कि हमारे साइटोप्लाज्म में भी सब जगह एक्वस मीडियम है, मतलब दिस इज ऑल्सो, यहाँ पर क्या है, वाटर है, बाहर भी क्या है, वाटर है। हमारे बॉडी में कितना मेजर परसेंटेज वाटर का ही है, ब्लड में वाटर, एवरीवेयर देयर इज वाटर, मीन्स इट इज अ एक्वस मीडियम। अगर आपने ऑयल या घी को पानी में डाला तो किस तरीके से छोटे छोटे बबल्स बना देता है, क्यों बनाता है वो बबल, क्योंकि वो वाटर, उसका कुछ रीज़न ऐसा है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो, वाटर से उसको डर लगता है, तो वो बबल में छुप जाता है।
इसी तरीके से हमारा ये फॉस्फोलिपिड क्या कर रहा है, खुद को एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर और इंट्रा सेलुलर वाटर इनसे बचा रहा है, इसलिए वो डबल लेयर बना रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। हमने अभी स्ट्रक्चर देखा, हमारा लिपिड कैसे प्रेजेंट है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो मान लो ये मेरा सेल मेम्ब्रेन का एक लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट, ये सेल मेम्ब्रेन का एक लेयर है, यस, ये मेरा एक सेल मेम्ब्रेन है। अगर इसने इस तरीके का सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बनाया तो क्या होगा, यहाँ पे तो ये पानी से छुप रहा है क्योंकि बाहर भी पानी है, लेकिन अंदर क्या ये छुप पा रहा है, नहीं छुप पा रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन है इसका, दिस इज वाटर नॉन पोलर, दे आर हाइड्रोफोबिक, इनको पानी से डर लगता है, इसको पानी से डर लगता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्लस्टर बना देगा, यहाँ पे दूसरे फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पे इस तरीके से लेयर बना देंगे, ताकि जो मिडल वाला पोर्शन है वो पानी से बचा रहे, और जो भी वाटर का सरफेस है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंट्रा सेलुलर स्पेस, दोनों भी कैसे हो, दोनों में हेड रीजन जाए, टेल रीजन बीच में छुप जाए। ऐसा ही हमारा ऑयल का स्ट्रक्चर होता है, वो बबल बना देता है, क्यों, क्योंकि सरफेस पे सारे तरफ इसका रीजन क्या है, सरफेस पे क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा हाइड्रोफिलिक, और इसके अंदर कौन छुपेगा, हाइड्रोफोबिक रीजन। आर यू गेटिंग इट, ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबको। मतलब हमारा जो सेल है वो सेल कैसा प्रेजेंट है, तो लिपिड बाय लेयर, लिपिड का बाय लेयर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, लिपिड का स्ट्रक्चर है, वो एम्फीफैटिक है। क्या है, इसको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। मतलब इसमें दो रीजन है, एक है पोलर रीजन, पोलर हेड, और एक है नॉन पोलर टेल, है ना, नॉन पोलर टेल, और वी कैन से हाइड्रोफोबिक, एंड इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक। इस रीजन से क्या होता है, मतलब हमारे जो लिपिड स्ट्रक्चर है उसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक तो हाइड्रोफोबिक और एक तो हाइड्रोफिलिक। तो सर्च कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और दोनों टेल कैसे हैं, फैटी एसिड के, वो कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्फीफैटिक स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से क्या होता है, लिपिड पानी में भी रह सकता है। कैसे रहेगा, वो अपना दोनों साइड से, मतलब दो लेयर बना लेगा, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर को फेस करेगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट दो सर के बीच में छुप जाएगा। टेल क्या होगा, दो सर के बीच में छुप जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन इमेजिन अ सेल मेम्ब्रेन कैसा है, लिपिड बाय लेयर का बना हुआ है। इज इट क्लियर। सो हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। पहले ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है। देखो ये हमारा रीजन कैसा है, दिस इज योर हाइड्रोफिलिक रीजन, हियर ऑल्सो दिस इज हाइड्रोफिलिक रीजन, और अंदर कैसा रीजन है, ये जो टेल दिख रहे हैं दीज आर हाइड्रोफोबिक। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेल बना हुआ है डबल मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन का हमने कंस्टिट्यूशन पढ़ लिया, मतलब कंस्टिट्यूट कैसे हुआ है सेल मेम्ब्रेन, कि लिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। लेकिन अब जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक मॉडल्स, है ना, कि हमें पता तो चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए, लेकिन वो किस तरीके से, कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है ये नहीं पता थी। तो उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट मॉडल बनाते हैं। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी मॉडल्स बनते हैं डिफरेंट कि मतलब आपके पास आपने काफ़ी सारी बुक अगर रेफर की होगी तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, लेकिन हमें सिर्फ अप्रूव्ड वन पढ़ना है, ठीक है, जो हमारी NCERT में दिया है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। यही एक्सेप्टेड मॉडल है, यही हमें पढ़ना है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, तो वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में प्रेजेंट है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोजाइक, मोजाइक मतलब अगर आप देखोगे डिफरेंट टुकड़ों को मिलाकर, जैसे ग्लास के टुकड़े हुए या प्लास्टिक के टुकड़े को मिलाकर कोई पिक्चर बनाना या कोई मॉडल बनाना, उसको हम बोलते हैं मोजाइक। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मोजाइक फॉर्म में प्रेजेंट है, वो डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट लिपिड का मोजाइक है, उसका क्लस्टर है, इसलिए हम उसको मोजाइक बोलते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल किसने दिया है, ये मॉडल दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
ठीक है, इसका नाम भी याद रखना, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मतलब ये फ्लूइड है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इट इज अ फ्लूइड, इट इज नॉट अ सॉलिड, इट इज अ फ्लूइड एंड इट इज प्रेजेंट इन मोजाइक पैटर्न। ठीक है, ठीक है। नाउ हमारी एनसीईआरटी की एक लाइन है, दैट इज क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड enable the lateral movement of protein within the overall bilayer। क्वासी फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल मीन्स ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है, इसका मतलब हमारा जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड है, इट इज नॉट सॉलिड। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है क्वासी फ्लूइड, मतलब इट इज सेमी फ्लूइड, मतलब ये लिक्विड नहीं है, पूरा लिक्विड नहीं है, ना ही पूरा सॉलिड है, जैसे जेली सॉर्ट ऑफ होता है। तो ये फ्लूइडिटी रहता है इसमें, ऐसा फ्लूइड रहता है कि प्रोटीन कैन लेटरली मूव। लेटरल मूव करना मतलब ऐसे साइड वाइज मूव करना, ठीक है, साइड वाइज मूव करना, दैट इज योर लेटरल मूवमेंट। तो हमारा मेम्ब्रेन कैसा है? क्वासी फ्लूइड, ना वो कंप्लीट लिक्विड है ना वो कंप्लीट सॉलिड है। उसमें क्या होता है? उसमें वो ऐसा फ्लूइड है जिसमें वो प्रोटीन का मूवमेंट अलाउ करता है, लेटरली प्रोटीन मूव कर सकता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आइस से। आइस अगर हम वाटर ओशन में देखें, ओशन में जो आइस बर्ग्स होते हैं वो किस तरीके से पानी में फ्लोट करते हैं, उसी तरीके से हमारा प्रोटीन क्या है, ये लिपिड बाइलेयर में फ्लोट करता है, लेटरली फ्लोट करता है। दूसरा एग्जांपल हम गुलाब जामुन का भी ले सकते हैं। जैसे गुलाब जामुन एक शिरे में रहता है, राइट, शिरे में किस तरीके से वो फ्लोट करता रहता है, उसी तरीके से हमारा जो प्रोटीन है वो लिपिड के फ्लूइड में फ्लोट करता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने रहते हैं। कई बार वो बाहर से पकड़ के चीज़ें सेल के अंदर लाता है, कई बार अंदर से चीज़ों को पकड़ के बाहर करता है, ठीक है, कई बार वो चैनल्स बना देता है जहाँ से वाटर मूव कर सके। तो इस तरीके से प्रोटीन की काफ़ी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन कैन एक्ट एज अ रिसेप्टर एंड ऑल, यस। सो इसलिए प्रोटीन का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फ्लूइड नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है उसकी वजह से हमारा सेल, जो हमारा प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है, ठीक है। और इस मूवमेंट की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन के काफ़ी सारे फंक्शन, सेल काफ़ी फंक्शन परफॉर्म करता है। इज इट क्लियर? सो यही इस सेंटेंस में दिया हुआ है, दैट इज क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। मतलब क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, जो लिपिड का सेमी फ्लूइड नेचर है, अनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन लेटरली मूव कर सकता है, बैकवर्ड फ्रंट नहीं, लेटरली मूव कर सकता है, यस। एंड विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, पूरे बाइलेयर में जो लिपिड का बाइलेयर है वो लेटरल मूवमेंट कर सकता है। इज इट क्लियर? सो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, यस, फ्लूइडिटी। जैसे आइस फ्लोट कर रहा है वैसे हमारा प्रोटीन फ्लोट कर रहा है, लेकिन लेटरली। अगर अपवर्ड डाउनवर्ड जाएगा तो वो तो सेल के बाहर चला जाएगा, लेकिन वो बाइलेयर में वो मूव कर रहा है लेटरली। समझ में आया? इस चीज़ को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। अब ये फ्लूइड नेचर की वजह से प्रोटीन काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे सेल रिलेटेड जो भी, सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं वो सारा सेल फ्लूइडिटी की वजह से ही परफॉर्म कर पाता है। तो मेजर फंक्शन क्या क्या है इसके? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अगला तुम्हारा हो सकता है सेल ग्रोथ। बहुत सारे फंक्शन है लेकिन हम कुछ लिस्ट आउट करेंगे इस क्लास में, ठीक है। सेल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लूइड नेचर का है, तो हम यहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। मैंने बताया था अभी, प्रोटीन बाहर से चीज़ों को अंदर ला सकता है, अंदर से बाहर कर सकता है, ये रिसेप्टर का भी काम कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट प्रोटीन क्या है, बाउंड नहीं है, वो फ्लोट कर रहा है, इसलिए वो फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है, यस। तो इसी तरीके से सेल ग्रोथ भी पॉसिबल है ड्यू टू फ्लूइडिटी, सेल डिवीजन भी पॉसिबल है ड्यू टू फ्लूइडिटी। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ये जो एंडोसाइटोसिस है ये भी एक टाइप का ट्रांसपोर्ट ही है। मतलब बाहर मान लो कोई बल्कि चीज़ें हैं, तो बल्कि चीज़ को वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसको, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है और बाहर कोई बल्कि कंपोनेंट है, उसको सेल के अंदर लेना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, और फिर ये पार्ट पूरा रोल होकर सेल के अंदर एंगल्फ हो जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे बना देती हूँ, ये पूरा सेल फिर कवर हो जाएगा और ये अंदर एंगल्फ हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट अ एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर
कोई बल्कि पार्ट डायरेक्टली आना, तो पहले क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन उसको कवर करेगा और पूरा एंगल्फ कर लेगा अंदर, तो दिस इज नथिंग बट अ एंडोसाइटोसिस। यही इसी तरीके से फैगोसाइटोसिस भी होता है। हमारा जो वाइट ब्लड सेल है मैक्रोफेजेस, वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह अगर उन्हें दिखा तो वो इस तरीके से एंगल्फ करके उसको सेल में अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेते हैं, दैट इज फैगोसाइटोसिस। यस, तो ये सारा अमीबा पैरामीशियम इसी तरीके से अपने फूड मटेरियल को वो एंगल्फ करते हैं थ्रू एंडोसाइटोसिस। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की वजह से ही ये फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। यस, तो इसमें से मेजर हमें कौन सा पढ़ना है, हमें ट्रांसपोर्ट को इन डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहां पर आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज, ये जो लिपिड के स्ट्रक्चर है, लिपिड कैसे है, बाइलेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कौन कौन से प्रेजेंट है, प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट है, आई एम सॉरी, तो पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये पूरे सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, पूरे अंदर एम्बेडेड है। यस, मतलब बाइलेयर में पूरा का पूरा अगर वो प्रोटीन अंदर तक घुसा हुआ है तो इट मीन्स इट इज अ इंटीग्रल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। दिस इज योर पेरिफेरल प्रोटीन, है ना। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज योर लिपिड बाइलेयर, और ये सारे जो दिख रहे हैं प्रोटीन्स दिख रहे हैं। यस, ये बाइलेयर में ये जो पार्ट है, दिस इज योर हाइड्रोफिलिक पार्ट और दिस वन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। यस, इसके अलावा भी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ शुगर मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिस इज शुगर मॉलिक्यूल। तो शुगर प्रोटीन पे प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, शुगर प्रोटीन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे शुगर प्रोटीन पे प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। I'll write here, wait, I'll remove this and write here. ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, क्योंकि शुगर प्रोटीन पे प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। यस, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, जैसे रोटी हम जो खाते हैं, जो राइस लेते हैं, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, तो दैट इज योर शुगर मॉलिक्यूल, तो ग्लाइकोप्रोटीन। यस, अगला तुम्हारा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जो लिपिड पे भी हमारा, लिपिड पे भी क्या प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या करते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस विल एक्ट एज अ रिसेप्टर और एंटीजन। एंटीजन इज नथिंग बट अ नेम प्लेट। यस, इट इज नथिंग बट अ नेम प्लेट। तो ये नेम प्लेट मीन्स जैसे आरबीसी हुआ, आरबीसी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन लगे होते हैं। यस, डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन लगने की वजह से इसका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उस इंडिविजुअल के आरबीसीज में, आरबीसीज के सरफेस पे ए एंटीजन लगा होगा। यस, ए एंटीजन लगा होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके सरफेस पे बी एंटीजन लगा होगा। तो ये नेम प्लेट ही है ना, मतलब वो बता रहा है कि आरबीसी में ये एंटीजन प्रेजेंट है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस। ए टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ए टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, तो दिस इज स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ जो स्पेसिफिक रिसेप्टर और एंटीजन का काम करता है वो शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो शुगर मॉलिक्यूल अगर प्रोटीन पे बाउंड है तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब शुगर प्लस प्रोटीन। और अगर वो लिपिड पे बाउंड है तो हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बुक का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको मैंने थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे हम लिपिड बायलेयर बनाएंगे और उसमें हम प्रोटीन बना देंगे। आपको कोई काउंट नहीं रखना कितने प्रोटीन बनाने, बस आपको एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है। सो एक बार मैं रफली आपको डायग्राम बता देती हूँ कैसे बनाना है हमें। देखो,
एक बार मैं आपको डायग्राम बनाने के लिए बता देती हूँ कैसे बनाना है लिपिड, अगर आपके एग्जाम में आया तो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ। इस तरीके से हमारा लिपिड मेम्ब्रेन है। ये कैसा प्रेजेंट है? बायलेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, और दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल। एक सर है, दो पाँव हैं, यस हमारी तरह। तो वो सर कैसा है? हाइड्रोफिलिक, तो वो बाहर की साइड रहेगा। कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि लिपिड बायलेयर इज प्रेजेंट एज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। तो ये तुम्हें एक पहला ये ऑप्शन दे देगा, दूसरा ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, लाइक दिस। तो आपको पहचानना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो ये तो रॉन्ग है, दिस इज राइट। या और भी तरीके से दे सकता है, लाइक दिस, तीसरा ऑप्शन है ना। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए आपको नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी लिपिड लेयर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। तो इसमें से राइट कौन सा है? ये, जहाँ पर आपका हाइड्रोफिलिक सर जो है वो बाहर रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोफिलिक सर कैसा है? बाहर है। और बीच में क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा इजीली समझ लेते हैं कि पूरा का पूरा मेम्ब्रेन कैसा बना हुआ है? इस लिपिड लेयर से बना हुआ है, राइट, है ना। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा। तो पूरा हमारा सेल मेम्ब्रेन दो लेयर से इस तरीके से बना हुआ है। पूरा सेल मेम्ब्रेन कैसा बना है? लिपिड बायलेयर से बना है। अब इसमें बीच बीच में प्रोटीन आपके प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। तो प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल और दिस इज योर इंटीग्रल प्रोटीन्स, है ना, जो पूरे सेल मेम्ब्रेन में पूरा का पूरा एम्बेडेड है ना। पूरे लिपिड बायलेयर में पूरा का पूरा घुसा हुआ जो प्रोटीन है दैट इज योर इंटीग्रल प्रोटीन। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम इसको, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। दिस इज योर नथिंग बट इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। अगला, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है। दिस इज ऑल्सो अ इंटीग्रल प्रोटीन। ना कुछ कुछ प्रोटीन सरफेस पे प्रेजेंट है, सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे भी सरफेस पे प्रेजेंट है। बहुत ज़्यादा सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुसे हुए हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर पेरिफेरल प्रोटीन। यस, व्हाट इज इट? पेरिफेरल प्रोटीन। चाहे वो मतलब सेल साइटोप्लाज्म की साइड हो या सरफेस पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हो, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। कैन यू इमेजिन? दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, है ना। तो अगर पेरिफेरल प्रोटीन है, या तो वो अंदर के साइड में साइटोप्लाज्म की ओर होगा या तो फिर ऊपर की ओर होगा। यस, कैप जैसा इमेजिन करो, यहाँ पे इसके हेड पे कैप लगा हुआ है, यहाँ पे भी हेड पे कैप लगा हुआ है। सो दिस इज योर पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये बस पेरिफेरी में प्रेजेंट है। पेरिफेरी मीन्स सरफेस पे प्रेजेंट है, इट इज नॉट एम्बेडेड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा आपको क्या स्ट्रक्चर याद रखनी है? आपके सेल में जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर, अगर प्रोटीन, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर आपके कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट और वी कैन से शुगर मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अभी हमने इसकी बात की है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अगर आपका जो शुगर मॉलिक्यूल है वो लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है, ये आपका लिपिड हो गया। अगर शुगर मॉलिक्यूल लिपिड के ऊपर प्रेजेंट हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। यस, सो इट कैन बी ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब शुगर प्रोटीन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है या तो शुगर पे लिपिड के सर पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये कैसे क्या काम करेंगे? ये रिसेप्टर या एंटीजन का काम करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी हमने जाना। इसके अलावा आपको एक और चीज़ें दिखेगी आपके स्ट्रक्चर में, दैट इज बीच बीच में आपको एक कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। यस, लिपिड के लेयर में आपको क्या दिखेगा? कोलेस्ट्रॉल। यस, कोलेस्ट्रॉल, इसका काम क्या है? तो ये फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है।
ये क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। इज इट क्लियर? हमने क्या क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या फॉस्फोलिपिड से बना है, लिपिड बाय लेयर बना रहा है। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, तो एकदम सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, और कुछ कुछ प्रोटीन सरफेस पे प्रेजेंट है उसको बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। फिर इसके अलावा शुगर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, शुगर प्रोटीन पे भी प्रेजेंट हो सकता है, शुगर लिपिड पे भी प्रेजेंट होता है। तो नाम के जहाँ पे प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम उसका नाम रखेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है। ये क्या क्या काम करता है, ये नेम प्लेट देता है सेल को, पर्टिकुलर प्रोटीन के हिसाब से, पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन के हिसाब से उसका नेम प्लेट डिसाइड होता है। यस। अगला आपके स्ट्रक्चर में आप देखोगे, टेक्स्ट बुक के स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल दिया है। तो कोलेस्ट्रॉल का काम होता है फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। बाहर कोई भी टेम्परेचर हो उसके हिसाब से जो प्लाज्मा, जैसे आप देखोगे घी होता है, घी ज़्यादा ठंड में वो जम जाता है ना, और जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऐसा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए, वो फ्लूइडिटी उसकी मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। यस, बेसिक आइडिया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ओवरऑल फंक्शन भी देख लिया, बट ट्रांसपोर्ट का फंक्शन हमें इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है। तो एक और स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं। ये प्रोटीन को हमने देखा कि ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है। एक प्रोटीन इस तरीके से भी प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। प्रोटीन कैन फॉर्म चैनल्स ऑल्सो। क्या बनाता है प्रोटीन? चैनल। समझ रहा है? मतलब प्रोटीन से बाहर से कोट हो गया और अंदर से उसने एक स्पेस दे दिया। जैसे एक पाइप को इमेजिन कर लो, पाइप कैसा है, तो वो एक चैनल बनाया अंदर से, बाहर का सरफेस सिर्फ कवर है। ये क्यों है, तो यहाँ कुछ मॉलिक्यूल जो है अगर वो लिपिड लेयर से पास नहीं हो सकते, जैसे कि पानी, तो उसके लिए एक चैनल बन जाता है। प्रोटीन ने एक चैनल, एक कोटिंग बना दी कि कोई भी चीज़ें, मॉलिक्यूल, फिर अगर वो लिपिड से नहीं पास हो सकता तो वो इस चैनल के थ्रू पास हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है। दिस इज अ प्रोटीन चैनल। ठीक है, दिस इज अ प्रोटीन चैनल्स। ठीक है। नाउ हम स्ट्रक्चर देखते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हमें मेन फंक्शंस पढ़ना है, दैट इज आर ट्रांसपोर्ट। हमारा सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट। चीज़ों को, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि इट इज़, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता। जैसे कि हमारा घर है, घर के दरवाजे हैं, दरवाजे से कोई रिस्पेक्टिव पर्सन ही अंदर आ सकता है, सबको अलाउड तो नहीं होता। तो इसी तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है, वो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स, जो मतलब इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स इट कैन अलाउ ओनली सिलेक्टेड molecules. It will not allow all the molecules to enter in a cell or to go out of the cell. तो ये क्या करता है, एक बैरियर बनाता है जहाँ से मॉलिक्यूल अंदर, मतलब वही मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं जो सेल चाहेगा। इज इट क्लियर? सो बेसिकली ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी चीज़ें आर पार सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकती। ठीक है, सिलेक्टिव चीज़ें ही बाहर जा सकती है, सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर आ सकती है। तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके का है। पहला है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। अब नाम से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव, है ना। पैसिव मीन्स कोई भी चीज़ें जो विदाउट एनर्जी पास हो उसको हम बोलेंगे पैसिव। ठीक है, मतलब मान लो फ्री में कोई चीज़ें हो रही है, पैसे नहीं लग रहे उस चीज़ के लिए। मान लो हम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहाँ पे कोई हमने पे नहीं किया, पैसिवली हम गए। लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लाइन है, हमने पे किया और हम आगे चले गए, तो ऐसे चीज़ को हम बोलेंगे जहाँ पे हमने पे किया किसी चीज़ के लिए और हम दर्शन के लिए गए, दैट इज़ एक्टिव।
तो उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें बाहर या अंदर दोनों चीज आर पार दोनों जगह आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ें पैसिवली आ रही है तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर किसी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लग रहा है, हमारी सेल में एनर्जी करेंसी क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। सो फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एटीपी की जरूरत नहीं होती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यस, नो एटीपी रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमें एटीपी एसेंशियल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी चाहिए। ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये ऑफकोर्स इसका उल्टा होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ इन बातों का, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। अगर आपने पानी को देखा होगा, पानी ज़्यादा से कम की ओर फ्लो करता है। अगर एक जगह पे पानी गिर गया सरफेस पे तो वो कहाँ मूव करता है, दूसरी ओर जहाँ पे कम पानी है, यस। तो हायर टू लोअर चीज़ें मूव करती है। कोई भी अगर मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट कैसे होगी, पैसिवली मूवमेंट कैसे होगी कि जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर जाना। जैसे कि अगर हमारा ये सेल है, ये सेल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है और दिस इज़ योर साइटोप्लाज्म। तो हमारे साइटोप्लाज्म में K+ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होता है और बाहर Na+ बहुत ज़्यादा होता है ना। तो K+ मॉलिक्यूल कैन गो आउट पैसिवली, it can go out passively, so this is a passive transport. दूसरा एग्जाम्पल वाटर ले लो, वाटर अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो वाटर सेल के बाहर जा सकता है, अगर बाहर ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर आ सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो रही है, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर ट्रांसफर हो रही है। तो दिस इज़ योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का देख सकते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस में होता है, दैट इज अगर हमारा सेल है, ठीक है, हमारा सेल है, ये हमारा सेल है और दिस इज आवर ब्लड वेसल्स, है ना। हमें एनर्जी कहाँ, हमें फूड कहाँ से मिलता है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो हमारे हार्ट से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरे बॉडी में जाते हैं थ्रू कैपिलरी ब्लड वेसल मान लो, ठीक है। तो ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यस। और हमारे सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, मतलब ग्लूकोज या ऑल अदर न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सारे जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो, मतलब ब्लड के थ्रू ही सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, सारे सेल्स में। तो ब्लड वेसल्स क्या लेकर आ रहे हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ला रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट किसके थ्रू जाएगा, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर, यस, सेल के अंदर जाएगा। और सेल में जो वेस्ट चीज़ें हैं जैसे कि CO2 वेस्ट है, ये भी बाहर आएगा। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। जो चीज़ें जहाँ से ज़्यादा है, मतलब वेस्ट चीज़ें अंदर ज़्यादा हो गई, वो अब बाहर आएगी, और बाहर क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो अंदर जाएगा। सो दिस इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली हमारा ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट भी क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यस। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट कैसा है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यस। तो हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो की ओर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। चीज़ें हाई टू लो जा रहा है, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन,
दूसरा हमारा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो बच्चों, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, चीज़ें अपने आप पैसिवली हाई टू लो की ओर जा रही है, जैसे कि पानी ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है, तो दिस इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कम, ज़्यादा से कम की ओर जाना है ना, इक्वलिटी करना है, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल, दिस प्रोसेस पैसिवली मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन मतलब कोई भी चीज़ें अपने आप मेम्ब्रेन से पास हो जा रही है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड CO2, ऑल्सो इन फ्यू अमाउंट वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि घर में अगर घर के मेंबर्स हैं तो घर के मेंबर्स अपने आप बाहर जा सकते हैं, अपने आप अंदर आ सकते हैं, तो दिस इज़ अ सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन मान लो कोई गेस्ट आया तो गेस्ट के लिए कोई वहाँ पे गेस्ट को रिसीव करने के लिए रहता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा दूसरा टाइप ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये कौन करता है, तो ये प्रोटीन्स करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल अपने आप अंदर नहीं आ सकते, तो उनके लिए कैरियर प्रोटीन लगे होते हैं, वो जाते हैं उस मॉलिक्यूल को रिसीव करते हैं और अंदर लेकर आते हैं। समझ में आया? जैसे कि दोनों का एग्जांपल हम देख लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन मतलब मान लो ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, CO2 होता है, तो CO2 ब्लड के बाहर जाता है, फिर कैपिलरी में जाता है, यस, और कैपिलरी से CO2 ऑक्सीजन अंदर आता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, तो दिस ये इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। जो लिपिड बायलेयर होता है हमारा, लाइक दिस, यहाँ से आराम से ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आराम से डिफ्यूज हो सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मैं ब्लू से दिखाती हूँ, बाहर ऑक्सीजन है, ये से दिस इज योर साइटोप्लाज्म, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आराम से डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, तो इनका डिफ्यूजन कैसा होता है, सिंपल डिफ्यूजन। इसी तरीके से CO2 भी आराम से सेल के अंदर से बाहर जा सकता है ना, तो दिस इज ऑल्सो सिंपल डिफ्यूजन। इसके अलावा सेल से और क्या बाहर जा सकता है, वाटर मॉलिक्यूल भी जा सकता है, कुछ कुछ अमाउंट में, मेजर वाटर नहीं जा सकता, कुछ कुछ अमाउंट में वाटर बाहर या अंदर आ सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल डिफ्यूजन। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज योर K+ आयन। ठीक है, K+ आयन इज मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल, मतलब सेल के अंदर सबसे ज़्यादा K+ आयन्स होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर में Na+ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो K+ आयन भी आराम से सेल मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज हो सकते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे आपके, सिंपल डिफ्यूजन में क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, ऑक्सीजन, CO2, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि K+ आयन। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, मतलब दे डोंट रिक्वायर एनी, ये मतलब घर के मेंबर है, अपने आप बाहर जा सकते हैं, अपने आप अंदर आ सकते हैं, इनको कोई रिसीवर की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें ज़रूरत है। इज इट क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, जो मेम्ब्रेन के आर पार अपने आप जा सकते हैं और वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, मतलब हाई टू लो जाते हैं, इसलिए वो कैसा है, सिंपल डिफ्यूजन। अब वाटर के सिंपल डिफ्यूजन को, वाटर अगर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, वाटर के सिंपल डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोसिस। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, वाटर का भी सिंपल डिफ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है। अब अगला हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा होता है, मतलब अभी मैंने बताया कि हमारा गेस्ट आ रहा है कोई, तो वो डायरेक्टली घर के अंदर नहीं आ सकता, उसको रिसीव करने के लिए हम जाते हैं, तो वैसे ही हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन जाता है किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा है, वो अंदर आ ही नहीं सकता। तो इसका एग्जाम्पल है आपका GLUT4। GLUT4 प्रोटीन, दिस इज अ कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन है टू रिसीव ग्लूकोज। ठीक है, GLUT4 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ये मान लो हमारा मेम्ब्रेन है, ये है मेम्ब्रेन,
ठीक है। अब बाहर से ग्लूकोज को अंदर आना है, ग्लूकोज को अंदर आना है, वो कैसे आएगा? तो यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन लगा होगा। क्या लगा होगा? कैरियर प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके का कैरियर प्रोटीन होगा। दिस इज, ये कैरियर प्रोटीन का नाम क्या है? इसका नाम है GLUT4। क्या नाम है? GLUT4। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और ये कैरियर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये फ्लोट हो सकता है मेम्ब्रेन में, तो ये रोटेट होकर इसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देगा। इसको क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देगा। सो दिस इज नथिंग अ कैरियर प्रोटीन। ये बाहर से किसी मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर ला रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। GLUT4 किसका एग्जांपल है? कैरियर प्रोटीन का। ये किसको ला रहा है? ग्लूकोज को ला रहा है। ठीक है, तो इट इज अ, ये क्या कर रहा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है, मतलब कोई एनर्जी नहीं लग रही है, एटीपी नहीं लग रहा है, हाई टू लो आ रहा है मूवमेंट। मूवमेंट कैसी हो रही है? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई टू लो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी नहीं लगेगी, बट यहाँ पे हमें एक रिसीवर प्रोटीन लगेगा। तो ये कौन सा टाइप है? ये है हमारा कैरियर प्रोटीन। क्या है ये? कैरियर प्रोटीन। Are you getting the point? This is a carrier protein. ठीक है, सो ये एग्जाम्पल है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, GLUT4। ये पहला एग्जाम्पल है। दिस इज अ कैरियर प्रोटीन। अगला आपका एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे चैनल प्रोटीन का, दैट इज एक्वापोरीन्स। अभी हमने देखा वाटर सिंपली मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है, सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कई बार ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन लगा होता है जिसको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन, और वी कैन से एक्वापोरीन्स। क्या बोलते हैं? एक्वापोरीन्स। इस तरीके से दिस इज योर चैनल प्रोटीन। मतलब ये वाटर चैनल बना रहा है, वाटर पाइप बना रहा है, मान लो, मतलब कोई भी चीज़ को पास करना है तो एक चैनल बना रहा है, एक एरिया दे रहा है उसको मूवमेंट के लिए। सो दिस इज योर चैनल प्रोटीन, जिसका नाम क्या है आपको याद रखना है, दैट इज एक्वापोरीन। ठीक है, एक्वापोरीन जो क्या करता है? वाटर का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। ठीक है, सो एक्वापोरीन क्या करता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर। वाटर का डिफ्यूजन के लिए एक्वापोरीन यूज होता है, इसको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, सॉरी चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो समझ में आया आपको? ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब चीज़ें हाई टू लो की ओर मूव हो रही है, यस, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये 2 टाइप का हो सकता है। एक चीज़ें मतलब घर में लोग जैसे जो घर के मेंबर है वो आर पार जा सकते हैं, वैसे ही मेम्ब्रेन के पास जो चीज़ें आर पार मेम्ब्रेन की जा सकती है अपने आप, उसको कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें गैसेस आते हैं और फ्यू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम एंड योर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर को के सिंपल डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगला आपका है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में 2 तरीके से, यहाँ पर क्या होता है कि हमें बाहर मॉलिक्यूल खुद से अंदर नहीं आ सकता, उसको रिसीव करने जाना पड़ता है, तो हमारा प्रोटीन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है? रिसीव करता है किसी मॉलिक्यूल को। तो एग्जाम्पल है कैरियर प्रोटीन का GLUT4, इट इज़ अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगला आपका है एक चैनल प्रोटीन, जैसे कि कुछ गेस्ट हैं वो अपने एड्रेस तक आ जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसके लिए दरवाज़ा ओपन करते हैं और वो अंदर आते हैं वेलकम करने के लिए। उसी तरीके से ये चैनल प्रोटीन क्या करते हैं? स्पेस देते हैं एक, कि वो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर आ सके। तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? योर एक्वापोरीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल इज
एक्वापोरिन जो वाटर के मूवमेंट पे हेल्प करता है। अगला नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट कैसा होगा, लो टू हाई, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एटीपी इज रिक्वायर्ड, असेंशियल। तो हमारे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको क्या है। So example is sodium potassium pump, सोडियम पोटेशियम पंप। नॉर्मली हमने देखा कि पोटेशियम सेल से बाहर जा सकता है, क्यों, क्योंकि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है। दिस इज योर सेल, सेल के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ना। तो पोटेशियम सिंपली डिफ्यूज़ होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सोडियम ज़्यादा होता है ना। आपको ये बात याद रखनी है, पोटेशियम इज यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको ये याद रखना है, पोटेशियम इज मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेल्युलर मॉलिक्यूल and Na plus is most abundant extracellular molecule। ठीक है, मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पोटेशियम ज़्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। तो हमने देखा कि जो सिंपल डिफ्यूजन है या वी कैन से पैसिव मूवमेंट होता है, वो कैसा होता है, ज़्यादा से कम की ओर। तो नॉर्मली हमारा पोटेशियम अंदर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप में देखोगे कि यहाँ पे एक एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे एटीपी यूज़ होता है और उस एनर्जी का यूज़ करके हम मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, सोडियम को अंदर से बाहर मूव करते हैं। ठीक है, हम सोडियम को अंदर से बाहर मूवमेंट करते हैं। 3Na+ सेल के अंदर से बाहर जाता है और उल्टा 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आता है। ऑलरेडी हमारे सेल में पोटेशियम ज़्यादा है, फिर भी 2 पोटेशियम बाहर से अंदर आ रहा है ना। सो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। समझ में आया, तुमने ट्रांसपोर्ट देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन में मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है, फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट, यस। तो ट्रांसपोर्ट में एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब वहाँ पे हमें एटीपी चाहिए, पैसिव में हमें एटीपी नहीं चाहिए। एक्टिव में क्या हो रहा है, मूवमेंट कम से ज़्यादा की ओर हो रहा है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, यस। और पैसिव में अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, चीज़ें ज़्यादा से कम की ओर जा रही है। ठीक है, फिर हमने सिंपल डिफ्यूजन, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा और सिंपल डिफ्यूजन देखा। किसके एग्जांपल में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। सिंपल डिफ्यूजन मतलब जो चीज़ें अपने आप मेम्ब्रेन के आर पार हो सकती हैं, है ना। और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हमें कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की ज़रूरत है किसी मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर लाने के लिए या अंदर से बाहर जाने के लिए। यहाँ पे कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मूवमेंट भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। अगला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए, मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है और चीज़ें अपोजिट जा रही हैं। ठीक है, सो दिस वाज द ट्रांसपोर्ट। सो ये पार्ट हमने कवर किया है। यूकैरियोटिक सेल हमने स्टार्ट किया है आज। एक बार हम क्विकली देख लेते हैं किसमें क्या क्या है। वेट, हाँ, अच्छा वाइट है, ओके। यूकैरियोटिक सेल,
तो हमने एग्जांपल्स देखे कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आते हैं। यस, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया एंड योर फंगल ग्रुप, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके साथ साथ इसके पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसका सीलिया या फ्लैजेला है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल किस में ऑर्गेनाइज है, क्रोमोसोम में। इसको हम न्यूक्लियस टॉपिक में कंप्लीट कवर करेंगे। ओके, सो नाउ यूकैरियोटिक सेल इज नॉट आइडेंटिकल, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट होता है। अभी हमने देखा सेल वॉल, प्लास्टिड और वैक्यूल किस में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। एनिमल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है जो कि प्लांट में एब्सेंट है, ये हमने अभी कवर किया। यस, उसके अलावा ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो प्लांट और एनिमल सेल्स का। प्लांट सेल में आप देख सकते हो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, मिडल लेमिला प्रेजेंट है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट बाकी सारे ऑर्गेनल सिमिलर है। अगला हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सो डिटेल स्ट्रक्चर कब पॉसिबल हुआ, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और हमने आरबीसी का डिटेल में स्ट्रक्चर किया, तो हमें क्या पता चला, आरबीसी के ऊपर उसका केमिकल एनालिसिस करके हमें पता चला कि ये किससे बना हुआ है, तो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड मेजर लिपिड इज फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन बायलेयर। हमने देखा कि लिपिड कैसा प्रेजेंट है, बायलेयर में प्रेजेंट है, और इसका रीजन भी जाना कि क्यों बायलेयर में प्रेजेंट है। यस, फिर इसके बाद क्या देखा कि इसके पास हाइड्रोफोबिक टेल है एंड इनर पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, और जो सरफेस पे है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो दिस इंश्योर द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वेस एनवायरनमेंट। क्यों बायलेयर है, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स वालों के लिए कि ये लिपिड मेम्ब्रेन बायलेयर क्यों है, क्योंकि उसका हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो एक्वेस मीडियम को फेस नहीं कर सकता। तो बायलेयर की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो छुप जाता है एक्वेस मीडियम से। यस, ये रीज़न हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर हमने डिटेल में अभी डिस्कस किया है। ये आपको दिख सकता है, दिस इज योर हाइड्रोफिलिक हेड, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल। यस, और यहाँ पे ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, योर इंटीग्रल प्रोटीन्स, और यहाँ पे ये जो प्रोटीन दिख रहा है दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। यस, और दिस इज sugar molecule attached to your protein, so this is glycoprotein. yes, this is glycoprotein। और कुछ कुछ शुगर मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच हैं, तो डायरेक्टली हमारे लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया है कि प्रोटीन, जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, जो जिसमें प्रोटीन और लिपिड है, उसका 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड है। यस, देन प्रोटीन कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल बेस्ड अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना ईजिली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरी को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यस, सो फाइनली हमने स्ट्रक्चर देखा सेल मेम्ब्रेन का। इट इज अप्रूव्ड वाला किसका है, दैट इज मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ lipid enable lateral movement of protein within the bilayer. This ability to move the within the membrane is fluidity, और इस fluidity की वजह से कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो जितने भी फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के, इट इज ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. This is known as passive movement. जो neutral solute है, they may move across the membrane by process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from higher to lower. Water may also move across the membrane high to lower, and movement of water by diffusion is known as ऑस्मोसिस। हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन के आर पर आसानी से जा सकते हैं, दिस इज योर सिंपल डिफ्यूजन। और पैसिव मूवमेंट, वाटर के सिंपल डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। As the polar molecule cannot pass through the non-polar bilayer, they require carrier protein.
और मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher. इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो हमने यहाँ तक फिनिश किया. तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से होते हैं, उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, उसके फंक्शन देखे, जिसमें ट्रांसपोर्ट फंक्शन इन डिटेल में हमने पढ़ा.